Good evening, class. कहाँ तक हो गया था? फिनॉल शुरू करना था। फिनॉल, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हुई है क्या? नो सर, नॉट। नहीं शेयर हुई। अभी हुई क्या? हो गई सर। हो गई सर। यस सर। सर एक चीज, बोलो। सर नॉन क्लासिकल वो क्या होता है कार्बोकटायन? वो जैसे बर्च रिडक्शन वगैरह में आता है, तो वो समझ में नहीं आई उसकी मैकेनिज्म। बर्च रिडक्शन? हाँ, और मतलब सर नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। बेटा मैंने बर्च रिडक्शन आएगा तो समझाऊंगा बेटे, अभी इसको मत छेड़। बर्च रिडक्शन आएगा आई थिंक जब सारा ये खत्म हो जाएगा तब आएगा। अल्कोहल हो गया था ना? ठीक है। फिनॉल हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल। फिनॉल बनाने का मेथड तो क्लोरोबेंजीन पे आपको याद हो तो NaOH पे हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिया था ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी मैकेनिज्म भी मैंने बताई थी आपको, एरोमेटिक SN2 है ना। आपको एक और रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ये भी रिएक्शन ऑलरेडी करवा चुका हूं, है ना, वाटर कॉपर की प्रेजेंस में। तो ये भी फिनॉल होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये दो मेथड आप ऑलरेडी किए हुए हो आप। बस आज कोशिश करते हैं इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। बेंजीन सल्फोनिक डीसल्फोनेशन, क्योंकि ये रिवर्सिबल थी। सर नोट नहीं किया था अभी, वो ऊपर ही कर दूं थोड़ा सा। क्या डाल दी? कल क्लास है, छुट्टी है आप लोगों की? हाँ सर। है सर। मतलब ईद नहीं मनाओगे? सर घर पे ही तो बैठना है तब भी। ईद है ईद नहीं है कल? सर, हमें नहीं पता, हमने तो कैलेंडर भी नहीं देखा है, तारीख भी नहीं मालूम। एक घर पे बैठो, इसका ये मतलब थोड़ी ना सारी दुनिया से अलग हो जाओ। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम क्यूमीन्स। पहले तो क्यूमीन ही नहीं पता होता, तो क्यूमीन पहले याद करो, CH, ये है क्यूमीन। इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सर ये सर हेडिंग क्या डालनी है, मुझे ये नहीं समझना है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।
फ्रॉम क्यूमीन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन्स। मैं ये पूछ रहा था सर, हाइड्रोकार्बन मैंने 11th की कॉपी से पढ़ा है, मॉड्यूल से भी। सर अब पहले क्वेश्चन किसके लगाने हैं, फिर हाइड्रो के या फिर इधर आ जाऊं एल्काइल हैलाइड? नहीं, क्वेश्चन तो पहले आपको एल्काइल हैलाइड और फिनॉल के लगाने पड़ेंगे। सर पढ़ा था ना उसी में, फिर बर्च रिडक्शन भी था, तो मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है। बर्च रिडक्शन है, खैर वो से आप परेशान मत हो, वो आएगा भी नहीं। जो आप कह रहे हो कि क्लासिकल, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप कार्बन। हाँ देखो जरा, पहली बात तो ये क्यूमीन है, क्यूमीन में ये ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ये पेरोक्साइड बनेगा, और इसको क्या है कि भाई वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एसीटोन बाहर होगा, ध्यान देना, एसीटोन बाहर होगा, फिनॉल बनेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पीछे आई हुई है, मैं आपको दिखाऊं। पेज नंबर 155 पे 3rd नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर डायरेक्ट देखो यही उठ के आ गया था। आया क्या आंसर? सर क्वेश्चन नंबर सर सेकंड 355 पे 3rd नंबर क्वेश्चन। सेकंड आंसर। सेकंड सर। चले सर ये अगले क्वेश्चन में प्रोटोनेट का मतलब क्या है? प्रोटोनेशन ये है ना, ये देखो एसिड है ना, तो जब भी कभी अल्कोहल और एसिड हो तो प्रोटोनेशन है, प्रोटॉन ओके ऐड करेगा। तो अब बात आती है फिनोलिक टेस्ट। फिनोलिक टेस्ट वो वो क्यूमीन वाली इंपॉर्टेंट है, और दूसरी फिनॉल की टेस्ट, जैसे ये C6H5OH है, ये फिनॉल है, FeCl3 ये 3 मोल, तो एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट बना देगा ये। HCl बाहर हो जाएगा, है ना, इस पे चार्ज 3 आएगा, तो इसको फिनोलिक टेस्ट कहते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करोगे तो ये FeCl3 उसके साथ ये कलर नहीं देगा, तो दिखने में अल्कोहल और फिनॉल एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर आपको टेस्ट करना है तो आप उसमें FeCl3 डाल देना। ये भी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिनोलिक टेस्ट, ये भी क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, तो मैं भी ज्यादा दिखा। सर अगर अल्कोहल हो फिर क्या होगा? नहीं होगा, अल्कोहल के साथ इसका टेस्ट नहीं होगा। ये सब ब्लू कलर इसकी वजह से आ रहा है ना, बेंजाइल का, ये Fe+3 आयरन पे +3 चार्ज है। तो खैर फिनॉल की ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं है, बस फिनॉल की जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो हमने
कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पहले किया हुआ है। सर ये पूछना था कि अभी बोर्ड्स में क्या फिर सिलेबस रिडक्शन हुआ है? बोर्ड में, बोर्ड्स में अभी बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, बट नीट तो सारा आ रहा है ना बच्चे। अगर नीट में सारा आएगा तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं सर, कुछ कह रहे हैं, कहीं पर न्यूज़ दे रहे हैं कि सिलेबस रिडक्शन हो रहा है, कहीं दे रहे हैं कि मई में जाके होगा। देखो, सेशन तो बेटे डिले होगा ही होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा हो तो कोविड केस फिर से बढ़ने लगे हैं। अच्छा, फिर से रहेगा क्या? तो कोई ताजुब नहीं है कि इससे ना लॉकडाउन लग जाए। हाँ सर स्कूल खोल दिए हैं कुछ, फिर आकाश क्यों नहीं खोला? बेटे, जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तब तक कैसे? फिर सर स्कूल दिल्ली में थोड़ा ना है खुले हैं। सर। दिल्ली में नहीं, वो हरियाणा में हुआ होगा बच्चे। हाँ, दिल्ली में तो अभी कुछ नहीं खुला है। गवर्नमेंट ने अगले आदेश तक सब बंद कर दिया है। अभी कल ही तो सिसोदिया ने बोला है। हाँ सर, हाँ, अरविंद सर। केजरीवाल ने कहा था। यस सर, यस सर। अगले आदेश समझ, उसके बाद कोचिंग। एक तो सर्दियों में कोविड केस बढ़ रहा है ना बेटे, तो ये भी तो इशू है ना। सर अब तो दिल्ली में पॉल्यूशन भी आ गए। बहुत भयंकर है बेटे। सर अच्छा, ये 300 वाला ज्यादा अच्छा है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है, समझ आया? प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है ऑर्थोपैरा, पीछे मैं पढ़ा चुका हूं। ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर हमेशा प्लस एम, हमेशा ऑर्थोपैरा। लेकिन अगर इसी की रिएक्शन कॉन्क के साथ कर दोगे, लेकिन सर इसका ऑर्थो मेजर क्यों है, पैरा क्यों नहीं है, जबकि रिपल्शन पैरा में कम होगा अगर होगा तो। दिमाग पे प्रेशर डाल बेटे। क्यों हुआ? आई सर, आई बॉन्डिंग। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी सर। हाँ, बस सिर्फ नाम लेना है कि क्या हुआ, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। देखो, जो ये फिनॉल है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए अगर आप कॉन्क HNO3 ले लोगे तो ये ऑर्थोपैरा पे रुकेगा ही नहीं। 2 पे भी लगा देगा, 4 पे भी लगा देगा, 6 पे भी लगा देगा। ठीक है ना? इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो एक तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलें। यस सर। हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन भी अलग अलग तरीके से है। फिनॉल है, ब्रोमीन है,
अगर यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लोगे तब तो ये ऑर्थो पैरा देगा। तब तो ये ऑर्थो पैरा देगा। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट ले लोगे, मतलब ब्रोमीन के साथ वाटर ले लोगे, तो ये 2,4,6 का प्रोडक्ट दे जाएगा। टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमोफिनॉल। टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमोफिनॉल। बना लिया। यहाँ CH2 हो या CCl4 हो, यहाँ वाटर हो या एसिटिक एसिड हो, कोई भी पोलर प्रोटीन, तो उस कंडीशन में ये 2,4,6 का। आगे चले। सर एक मिनट रुक जाओ। सल्फोनेशन। अगले संडे है ना टेस्ट? 8th को 8 को है सर। नहीं, 8th कौन सा डे है? हो गया सर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। आई थिंक नेक्स्ट संडे होगा, मे बी। सल्फोनेशन ले लो। रूम टेम्परेचर पे अगर आप लेते हो तो ऑर्थो बनेगा, ये मेजर होगा। और अगर हाई टेम्परेचर पे लेते हो तो पैरामेजर। आगे चलें बच्चों। ठीक है। और वैसे ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वाला फिल्टर नाम कैसे लगा रहे हो? अब नेक्स्ट आ जाओ, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होता है बच्चे इसका। ना तो एल्काइलेशन होता है, ना ही एसाइलेशन होता है, दोनों नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एसिड है,
फिनॉल है, ये लुईस बेस होगा। आर्सेनियस तो एसिड है लेकिन लुईस बेस है। ये लुईस एसिड है, क्यों? क्योंकि इसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है। ये लुईस एसिड है, तो ये लोन पेयर डोनर होगा, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, तो ये इससे पहले कि इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करता, इसने क्या किया, इस पे पॉजिटिव बना लिया। ये पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एक्टिवेटिंग के बजाय डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। और कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा बच्चे, वो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों ही नहीं देता। तो आपसे कोई पूछे कि भाई फिनॉल फ्रिडल-क्राफ्ट की कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं दे देता, तो आप एक लाइन में बोलोगे ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। ये एक सॉल्ट है बच्चे। अब सॉल्ट फॉर्मेशन से क्या हुआ, सॉल्ट फॉर्मेशन के चक्कर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही उस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पहले एक्टिवेटिंग था, एक्टिवेटिंग ही नहीं था, हाईली एक्टिवेटिंग था, और अब ये डीएक्टिवेटिंग हो गया। और डीएक्टिवेटिंग की कोई भी रिएक्शन हो, अभी आगे और भी ग्रुप्स पढ़ेंगे हम, वो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों ही नहीं देंगे। आगे चलो। अब आगे इसी में एक पॉइंट नोट करो। सर यही तो बोला था, बिकॉज इट फॉर्म्स अ सॉल्ट। बस ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन एंड डीएक्टिवेटिंग। अब देखो, ये ना तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन देगा ना एसाइलेशन देगा, लेकिन एसाइलेशन ना किसी और मेथड से देता है। एसाइलेशन और फ्राइज रीअरेंजमेंट उसको बोलते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट तो वही होता है एसाइलेशन वाला, लेकिन वो दिया था फ्राइज साहब ने, फ्राइज अलग तरीके से होता है। एसाइलेशन के लिए मान लिया ये एसाइल ग्रुप लगाया आपने एसिड क्लोराइड से, यहाँ से यहाँ AlCl3 है, तो AlCl3 करोगे तो नहीं होगा। अब ये पहले पाइरिडी लगाओ यहाँ पे, तो ये HCl बाहर हो जाता है। HCl बाहर हो करके फ्राइज ने बताया कि ये पहले एस्टर बना लेगा, ये पहले एस्टर बना लेगा, फिनाइल एस्टर। तो पहले इन्होंने फिनाइल एस्टर बनवा दिया, उसके बाद इसी फिनाइल एस्टर की इन्होंने रिएक्शन करवा दी AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 की प्रेजेंस में जब किया तो इन्होंने दो प्रोडक्ट बनाए, ऑर्थो और पैरा के रीअरेंजमेंट करके।
प्रोडक्ट एसाइलेशन ही है। मतलब अगर हाई टेम्परेचर है तो ऑर्थो, और अगर लो टेम्परेचर है तो पैरा। तो इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। मैं हालांकि मैं बता दूं ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। बस ये जानते रहो कि अगर आपको एसाइलेशन करवाना है तो आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हाँ फ्राइज रीअरेंजमेंट करके करवा सकते। तो इसलिए बता दिया कि कहीं नाम आ जाता है फ्राइज रीअरेंजमेंट का तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई कुछ फिनॉल से रिलेटेड रिएक्शन थी, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है तो नीट में तो नहीं आएगा। सर थोड़ा और स्क्रॉल कर दो। तो ये 5 रिएक्शन हो गई। अब इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस चैप्टर में 2 रिएक्शन, 2 नहीं तीसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगी। एक रिएक्शन तो डिहाइड्रेशन थी, एक रिएक्शन आपको एस्टरिफिकेशन थी, और अब तीसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट आ रही है रिमर टिमन रिएक्शन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट फिक्स होता है आना। कोई भी पेपर इस रिएक्शन के बगैर नहीं होता है। तो बात आती है फिनॉल। क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। ये बनता है सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड एंड पैरासैलिसल्डिहाइड। इसमें मेजर ऑर्थो होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग। आगे चले। नोट हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन कभी पढ़ाया था, कुछ याद है?
यस सर। यस सर। मैंने कौन सा एलिमिनेशन आपको पढ़ाया था? बीटा एलिमिनेशन पढ़ाया था ना? यस सर। अल्फा बीटा। नहीं, अल्फा तो पढ़ाया ही नहीं था। अल्फा तो आज बताऊंगा। बीटा अल्फा बता तो दिया। आज बताऊंगा। बीटा बताया था जो सर्जफ रूल से था, है ना? इसमें जरा ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है यहाँ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH बेस है। बेस है तो क्या करेगा? ये OH यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, H प्लस माइनस, H प्लस को लेने कौन आएगा? OH। यहाँ से माइनस प्लस, Cl को लेने कौन आएगा? पोटेशियम। तो आप समझो ये बॉन्ड क्या आ गया? H निकला, यहाँ पे कार्बीन आ जाएगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये एक तरह से डी हाइड्रो हैलोजिनेशन है। मतलब HCl निकल रहा है लेकिन अल्फा पोजीशन से निकल रहा है। जिस कार्बन से क्लोरीन निकल रहा है उसी कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन कह देते हैं। बीटा अगर आपको याद हो तो जिस कार्बन से क्लोरीन निकलता था उसके एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता था बच्चे। कुछ समझ आ रही बात या नहीं आ रही है? आ रही है सर। चले? यस सर। यस सर। ये बना कैसे, ये समझ आया? एक तो निकला क्या है, KCl निकला है और वाटर निकला होगा। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा ध्यान देना। Cl माइनस निकला होगा तो प्लस छोड़ा होगा, और क्योंकि यहाँ से H प्लस निकला है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका किसके पास आएगा? इस कार्बन के पास, और साथ में नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया है वो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया होगा पॉजिटिव से, तो यहाँ सिर्फ कार्बन बचा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। इसको कहते हैं डाइक्लोरो कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये है इलेक्ट्रोफाइल। जरा देखना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, जो कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। जिस किसी के पास भी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो वो लुईस एसिड, और जितने भी लुईस एसिड है सबके सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये डाइक्लोरो कार्बीन्स इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भाई रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आप बताओगे डाइक्लोरो कार्बीन्स। जरा पेज नंबर 123 पे आओगे? आए? यस सर। यस सर। यस यस सर। जरा देखना इसकी मैकेनिज्म दिया होगा, समझ आ रही है? अब ध्यान देना। अब ये फिनॉल है। फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहाँ सिर्फ एक मैकेनिज्म दी है ऑर्थो वाली, सेम पैटर्न पे पैरा वाली भी होगी। इस पर अटैक कौन करेगा, Cl2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान देना बच्चों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पाई बॉन्ड पहले तो तोड़ देना, पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये बात समझ आई या नहीं आई कि पाई बॉन्ड टूटा तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, ठीक। अब जरा दूसरी चीज ध्यान देना, यहां से ये वाला स्टेप थोड़ा खतरनाक होता है, समझने में दिक्कत होती है। ये वाला स्टेप ये कैसे हो गया है ना, ये स्टेप सबसे खतरनाक है। अब देखो होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब बॉन्डिंग में, तो ध्यान देना, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इस पे माइनस आ गया और इस पे प्लस, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, उसको गेन हुआ। अब इसके पास तो ऑलरेडी नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन और ये ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाएंगे, और ये स्टेप तब आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं यही शॉर्टकट बताना चाहूँ तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है, अब ये अपने हाइड्रोजन को हटा के अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन करेगा। H यहाँ से प्लस बन के निकलेगा, ये प्लस यहाँ आएगा, इस पे माइनस आ जाएगा फिर से। तो अगर मैं स्टेप में समझाना चाहूँ, हालांकि इसके पहले भी कई सारे स्टेप हैं, मैं वो हटा देता हूँ अभी। यहाँ माइनस और ये Cl और इस पे H आएगा। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके बॉन्ड बना देंगे, मतलब कुल मिला के अपनी एरोमेटिसिटी फिर से रिगेन कर ली, ये आ गया। अब आपको दिख रहा होगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ये तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ClOH से हट जाएगा, Cl जब OH से हटेगा तो ये आ जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH, ये मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, अनस्टेबल। यहां से क्या निकाल देना है आपको, वाटर। तो ये है, ये एल्डिहाइड बनेगा, ये ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड और सेम पैटर्न पे पैरासैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। तो हालांकि मैं आपको फिर बताऊं, ये मैकेनिज्म कभी नहीं आएगी, मैकेनिज्म नहीं आती है बेटे, ना बोर्ड में आती है ना यहाँ पे कभी आएगी, ठीक है। आप सिर्फ ऊपर वाली एक लाइन याद रखोगे कि भाई फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो आपको ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड और सेम पैरा भी मिलेगा। इसका क्वेश्चन लिखा गया, पहले तो 155 पे आ जाओ, 6 नंबर क्वेश्चन, 155 पे 6 नंबर। वन 155 पे 6 नंबर क्या आएगा आंसर? सर थर्ड। डाइक्लोरोकार्बन। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भाई क्या है इलेक्ट्रोफाइल, एक बात। दूसरी बात प्रोडक्ट क्या है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आपको जो ऊपर रिएक्शन दी हुई है बस उतना ही लिखना है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा उस पर लिखने पे। जरा सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे बच्चे, उसी से नेक्स्ट। बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट करेगा, तो बेंजीन का जब आप फ्रिडल क्राफ्ट करोगे तो मैंने आपको बताया है कि यहां इसका अगर आप क्लोरीन हटाओगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन उससे पहले क्या होगा, रीअरेंजमेंट।
तो ए आपका क्या बनता हुआ नजर आएगा? देखो जरा, क्यूमीन बन जाएगा कि नहीं? अब क्यूमीन पे ऑक्सीजन अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था, और फिर यहां से एसीटोन बाहर होता था, तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? मतलब कौन सा आंसर आएगा? थर्ड आएगा सर। थर्ड। अच्छा देखो, ये डायरेक्ट नहीं दिया क्यूमीन से। एक तो ऊपर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्यूमीन से दिया था, लेकिन इसने एक स्टेप और बढ़ा लिया रीअरेंजमेंट का, है ना? तो एक ही क्वेश्चन में ही ये 4 क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहना। खैर ये तो रीमन टीमन थी, अब सेम पैटर्न पे रीमन टीमन कार्बोक्सिलेशन होगी। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है। रीमन टीमन इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 ले लेना है, ठीक है ना? बाकी चीजें वही रखना है। तो इसमें सैलिसल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड बनेगा बच्चों। सैलिसल्डिहाइड ये हो जाएगा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और पैरासैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड एंड पैरासैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसिलिक एंड पैरासैलिसिलिक एसिड। तो सब कुछ वही रहेगा, बस मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंज आएगा। इस बार जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो करना क्या है, ये है इसमें से एक क्लोरीन तोड़ देना, तो ये CCl3 आएगा और ये Cl जाएगा। तो अब ये CCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जाके ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। मैं एक बता देता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्थो पे मान लिया ये अटैक किया, तो उसी मैकेनिज्म से जैसे पिछला जुड़ा था ये जुड़ जाएगा, लेकिन इस पे 3 क्लोरीन है। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो सारे क्लोरीन OH से रिप्लेस हो जाएंगे, और एक कार्बन पे जब 2 OH ही नहीं स्टेबल था तो 3 तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप इसमें से फिर से वाटर बाहर करोगे तो आपको ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, लेकिन ये सैलिसिलिक एसिड वाला कम आता है बच्चों, सैलिसल्डिहाइड वाला ज्यादा आता है। चले आगे। इसमें इलेक्ट्रोफाइल CCl3 प्लस होगा।
चले Yes, sir. कोलबेज रिएक्शन, इसको कोल्ब्स रिएक्शन भी कहते हैं। आपने कोलबेज रिएक्शन +1 में भी पढ़ी थी, याद है आपको? Yes, sir. कि तो पता नहीं, अगर अभी नहीं याद है ना तो एग्जाम में भी दिक्कत होगी बच्चे। वो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस थी, और ये ध्यान देना ये कोलबेज रिएक्शन है। तो जब भी क्वेश्चन आए टेस्ट में या एग्जाम में तो फिर आप ध्यान देना कि कोलबे रिएक्शन पूछ रहा है या कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पूछ रहा है। वहां एल्केन बनता था, यहाँ ऑर्थोसैलिसिलिक और पैरासैलिसिलिक एसिड बनेगा। CO2 इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ, एक तो एक ही क्वेश्चन है, CO2 इलेक्ट्रोफाइल है। सर इसमें भी ऑर्थो ही मेजर होगा? जी बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो हो जाएगा स्लाइटली, ऑर्थो मेजर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक तो प्रोडक्ट वही बनता है जो रिमन टीमन कार्बोक्सिलेशन में बनता था। रिमन टीमन कार्बोक्सिलेशन में और ऑर्थोसैलिसिलिक और पैरासैलिसिलिक बनता था, वही सेम प्रोडक्ट, बस इसमें इलेक्ट्रोफाइल CO2 होता है। आगे चलते हैं, रिडक्शन। ये भी है तो बड़ी छोटी सी रिएक्शन, लेकिन ये +1 में ये भी आई थी। फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ, ये जिंक जो है ना ऑक्सीजन ले उड़ेगा, जिंक ऑक्साइड। तो ये बेंजीन का +1 में इसलिए आया था क्योंकि बेंजीन का प्रिपरेशन था। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खास करके कन्वर्जन वगैरह में, कि कहीं भी फिनॉल से बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा आपको। तो ये हटाने का बेस्ट मेथड है। ये तो था रिडक्शन, सेम पैटर्न से ऑक्सीडेशन होता है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा एयर के साथ, पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है। ये है पैरा, तो ये कलर आता है अपना पैराबेंजोक्विनोन। नोट कर लिया? नो सर। फ्री रेडिकल रिएक्शन से हो रही होगी ना? हाँ फ्री रेडिकल
बन गया? Yes, sir. अब देखो एक और रिएक्शन मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं, मैकेनिज्म यहां नहीं है। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इज इक्वल टू बेकेलाइट। ये मैं आपको पॉलीमर में करवाऊंगा। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इज इक्वल टू बेकेलाइट, है ना? तो एक पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये। तो कम से कम इतना जानते रहो कि हाँ भाई, नहीं तो टेस्ट में आ जाए तो फिर फंस जाओगे। कंडेंसेशन पॉलीमर है बेकेलाइट। फिनोल्फ्थलीन का नाम सुना है? कभी लैब में गए हो? लैब में फिनोल्फ्थलीन रखा रहता है। यस सर। कॉन्क H2SO4 का क्या काम है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इथाइलिक एनहाइड्राइड है और ये फिनॉल के 2 मोल हैं। यहाँ से वाटर बाहर होगा। कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेशन करता है और ये एक गंदा सा प्रोडक्ट बनता है, इसी को फिनोल्फ्थलीन कहते हैं, है ना? तो फिनॉल ये फिनोल्फ्थलीन है। देखने में थोड़ा सा अजीब है, स्ट्रक्चर नहीं याद करना है आपको, बस ये याद करना है कि भाई फिनॉल प्लस थाइलिक एनहाइड्राइड कॉन्क H2SO4 से वाटर बाहर करेंगे तो फिनोल्फ्थलीन बन जाता है, जो कि एक इंडिकेटर होता है ना? टाइट्रेशन में यूज होता है बच्चों, एसिड बेस इंडिकेटर। पिंक कलर होता है बेसिक मीडियम में और कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में। तो ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर है, तो टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो फिनॉल में मैंने आपको एक एसिडिक स्ट्रेंथ करवाया होगा, एक फिनॉलिक टेस्ट की रिएक्शन FeCl3 वाली, और बेकेलाइट। मतलब सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही हैं, क्या क्या पढ़ोगे और क्या क्या छोड़ोगे। uh, 140 पे आ जाओ बच्चे, 140 पे 30th नंबर, 140 पे 30th नंबर।
फर्स्ट। तो अभी आप फेहलिंग सॉल्यूशन अगले चैप्टर में पढ़ोगे, टॉलेंस भी अगले चैप्टर में है और डीएनपी टेस्ट भी अगले चैप्टर में, जो ये तीनों जो है एल्डिहाइड कीटोन के लिए होते हैं बच्चे। 34 नंबर भी बन जाएगा आई थिंक, 35 भी देख लो, 37 भी देख लो, 38 भी देख लो। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि टाइम नहीं है ना रिवीजन के लिए। तो सर 34 के लिए 3 है, 35 के लिए 1 और 37 के लिए 3। 38 भी बता दे साथ साथ में। 38 वाला मैंने +1 में बताया हुआ है, अल्कोहल एंड ईथर्स आर। सेकंड है सर। फंक्शनल आइसोमर हाँ 142 पे, तो 142 पे देखो तो 3 नंबर देख लो। सर सेकंड आएगा। एक तरह 7th नंबर भी देख लो। सेवेंथ नंबर में जो हमने अभी एयर का ऑक्सीडेशन किया था, उसी की जगह क्रोमिक एसिड भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आंसर होता है। जरा 8th नंबर देख लो। फोर्थ। सर अगर NaOH हटा दे तो फर्स्ट आ जाता ना। चलो आगे चलते हैं। इसमें रीमन वगैरह आप पढ़ के रखना। अब आगे आ जाते हैं, चैप्टर का लास्ट पोर्शन है ईथर। ईथर ईथर आपको पता है ROR होगा, वाटर। जरा वाटर के ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन मुझे बता दोगे बच्चों? पी ब्लॉक भूल तो नहीं गए? sp3 sp3 2 लोन पेयर, बैंड सेप हो गया। यस सर। एंगल कितना आता था अगर आपको याद हो? 107 डिग्री। 107। पानी पिया करो तो भैया पूछ लो उससे, ऐसे गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पानी में तो कम से कम सही बताओ। 107 अमोनिया में होता है बच्चे। अच्छा, होना तो 109 चाहिए था। 109 से 105 क्यों हुआ आपको याद है? ये लोन पेयर वाला रिपल्सन ज्यादा होता था, इस वजह से स्लाइटली एंगल 109 से थोड़ा श्रिंक कर गया था, है ना? ये मैंने पी ब्लॉक में आपको बताया था। अब बात आती है बच्चे, ये ईथर जो होता है इसी का डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हटा के ही R ग्रुप लगा है।
अब ये एंगल कितना आएगा बोलो? 111 111 तो ये 111 आ जाता है। sp3 होके 109 से ज्यादा आया, वो इसलिए आया क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ है। एक्चुअली में क्या हुआ, वैसे तो वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग कम होना चाहिए था, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके इस लोन पेयर को ही क्या कर दिए, उसी को रिपेल मार दिए। तो ये एंगल कम होने के बजाय ज्यादा हो गया बच्चे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, है ना? तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आगे अब प्रिपरेशन। तो ईथर बनाना है ना, पहला मेथड बाय डिहाइड्रेशन। अब देखो कुछ ज्यादा नया नहीं मिल रहा होगा आपको, चीजें रिपीट हो रही हैं। डिहाइड्रेशन कितनी बार आ लिया, डिहाइड्रेशन मैंने आपको बताया था कॉन्क H2SO4 ठीक। तो ये बीटा एलिमिनेशन होता था और वाटर निकल जाता था और बनता क्या था, एल्कीन बनता था। लेकिन आज तो ईथर बनाना है। कॉन्क H2SO4। अब कॉन्क H2SO4 यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे हीट था, हीट का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। अगर जो हाई टेम्परेचर हुआ तब तो एल्कीन बनेगा, लेकिन अगर 140 डिग्री या उससे कम है तो 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर होगा और ये ईथर बना जाएगा। यहां देखना 1 मोल से 1 मोल वाटर बाहर होगा, यहां 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर जाएगा। तो ध्यान रखना डिहाइड्रेशन में भी अब एक नई चीज आई है कि जब कभी डिहाइड्रेशन और हीट दिया हो तब तो नॉर्मल डिहाइड्रेशन, और जब कभी उसके साथ टेम्परेचर मेंशन कर दिया तो आप समझ जाना आगे चलो। ये हो गया एक केस। दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम ड्राई। एल्काइल हैलाइड ड्राई Ag2O
ध्यान देना, मॉइस्ट से हमने पहले किया हुआ है, ड्राई से भी किया था पहले चैप्टर में। ड्राई होगा तो पानी नहीं होगा, तो ROR प्लस, ये रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चले। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ईथर में सिर्फ दो ही रिएक्शन पढ़नी होती है बच्चे, एक उसमें विलियमसन है और दूसरी अभी HI के साथ आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो विलियमसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये अल्काइल हैलाइड में भी है और यहाँ भी है, वहाँ मैंने कहा था कि यहाँ पढ़ेंगे हम, है ना। तो विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली SN2 मैकेनिज्म के साथ होती है, और अगर SN2 मैकेनिज्म है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड फेवर करेगा और सोडियम एल्कोक्साइड, ध्यान देना, सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये SN2 मैकेनिज्म के साथ इसको क्लोरीन को हटा देगा और ये यहाँ पे ये NaCl बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको मैंने ये लिखवाया होगा RO, बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों है। ये RO क्या होता है बच्चे? बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, एलिमिनेशन क्यों नहीं दे रहा है? एलिमिनेशन भी दे सकता है, लेकिन नहीं है, लेकिन ये बेस एलिमिनेशन का ऑर्डर, हाँ आपको ध्यान देना, एक तो टेम्परेचर तो था ही, दूसरी बात ये है बेस 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन देता है। मैंने आपको E1 और E2 दोनों में यही लिखवाया होगा, रेट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, याद करो आप। एलिमिनेशन में E1 और E2 दोनों में रेट किसका ज्यादा होता? 3 डिग्री का। इसका मतलब 1 डिग्री में रेट उसका कम होता है, इसीलिए प्रेफरेंसली क्या दिया है? सब्स्टिट्यूशन दिया है एलिमिनेशन के बजाय। तो ध्यान देना। अब बात ये आती है कि यहाँ पे 1 डिग्री हो और ये R की जगह C2H5ONa हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा, तो ये ईथर बनेगा, है ना। आपको मैंने ये लिखवाया होगा कि ये जो सोडियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है, ये आपको लिखवाया था मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस है तो ये
1 डिग्री के साथ भी क्या दे जाएगा? मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन देगा। इसलिए ये फेवरेबल नहीं है। किसके लिए? विलियमसन के लिए फेवरेबल नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन मैं दोनों बना के दिखा देता हूं। अगर ये सब्स्टिट्यूशन देता तो ये प्रोडक्ट बनता, ये मेजर होगा। ध्यान देना, मेजर होगा, माइनर नहीं होगा। ये एलिमिनेशन प्रेफरेंशियल दे जाएगा, प्रेफरेंशियली एलिमिनेशन दे जाएगा। इसलिए विलियमसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, बहुत सारी चीजें इस यहाँ पे लगेंगी और आपको देखना पड़ेगा। नोट कर लिया? चलें। तो अब अगर ये मान लिया 2 डिग्री भी होता और ये होता, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री के साथ भी प्रेफरेंशियली क्या देगा? एलिमिनेशन देगा। ये भी फेवर नहीं करेगा, हालांकि ये बल्कि नहीं था, फिर भी अगर 3 डिग्री होता तो एल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री होता और यही रिएजेंट लेते तो भी एलिमिनेशन ही मेजर प्रोडक्ट देता। तो कहने का मतलब सिर्फ एल्काइल हैलाइड कौन सी डिग्री इसको फेवर करेगा? 1 डिग्री सिर्फ इसको फेवर करेगा बच्चों। 2 डिग्री और 3 डिग्री विलियमसन के लिए फेवरेबल नहीं है। एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होनी चाहिए। आप लोग की इंटरेक्शन ओवर हो गई है, अभी चल ही रही है? हो गई है। अब जो बच्चे रह गए थे, बच्चे जिनकी नहीं हो पाई थी, अब उनकी चल रही है। CH3Cl ये ध्यान देना, इस बार 3 डिग्री है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है। एलिमिनेशन फेवर करेगा या सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा? बोलो। एलिमिनेशन। हाँ, इस बार सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, नॉट एलिमिनेशन। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि सब्स्टिट्यूशन हो गया? होना एलिमिनेशन चाहिए था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन करता। लेकिन इस सबस्ट्रेट पे जरा ध्यान देना, इसके पास बीटा पोजीशन ही नहीं था, ये एलिमिनेशन करेगा कहां से?
अरे भाई Cl यहां से हटाया तो कम से कम एक और कार्बन चाहिए था ना बीटा एलिमिनेशन के लिए। मेरी बात समझे? देखो जब मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था तो हाइड्रोजन कहां से निकला है? मोस्ट कॉमन एलिमिनेशन बीटा होता है, हर जगह नहीं होता अल्फा। अल्फा जहां होना था रीमट इम्यूनो मैंने बता दिया, बाकी बाकी 99% जगहों पे हमेशा बीटा एलिमिनेशन मिलेगा। तो इसमें बीटा पोजीशन ही नहीं था, तो ये बेचारा चाहता तो था एलिमिनेशन करवाना, लेकिन इसके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो इसने मजबूरी में, एक ही ऑप्शन ही है, एक ही प्रोडक्ट बना सकता था। तो और कोई भी होता, मतलब अगर ये इसमें एक भी कार्बन और होता और वहां हाइड्रोजन होता तो ये हमेशा, आपकी बात सही होती, और मेजर प्रोडक्ट क्या बनाता? एलिमिनेशन। लेकिन इसने बेचारा मजबूरियों में क्या बनाना पड़ा इसको? क्या बनाना पड़ा? सब्स्टिट्यूशन। केमिस्ट्री में जैसे ही एक वर्ड बोलते हो वहीं पे मामला फंस जाता है, नहीं? हाँ, ओके, बात आती है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की जगह इस बार सोडियम फिनॉक्साइड है, और मैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं। तो ये SN2 रिएक्शन दे जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा, तो बनेगा क्या? ये ईथर बन जाएगा। अब मैं यहां पे फिनॉक्साइड की जगह फिनॉल ले लूं, फिनॉल तो ये यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड ले लेता हूँ। मतलब इसका रिवर्स कर लो, इस बार सोडियम फिनॉक्साइड था और एल्काइल हैलाइड 1 था, है ना? ओहो, फिनॉल मतलब तो यहाँ सही करना जरा, क्लोरोबेंजीन लो, क्लोरोबेंजीन और सोडियम फिनॉक्साइड, ये प्रोडक्ट नहीं देगा। अब बात आती है क्यों नहीं देगा? पिछली बातें कुछ याद हैं? कुछ याद है बच्चों क्या हुआ था? रेजोनेंस। तो आपको बताया था ना कि एराइल और विनाइल ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक के लिए फेवर नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये सबस्ट्रेट है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये रेजो बना के स्टेबल हो जाएगा तो वो हटा नहीं पाएगा। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल है, सोडियम फिनॉक्साइड हो एल्काइल हैलाइड हो तब तो ये बन जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस खतरनाक खतरनाक। आगे चले। विलियमसन देख रहे हो कितना खतरनाक है, कहीं भी फंसा सकता है आपको। और वो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियो, उस सब का यूज होगा यहाँ। ऐसी जगहों पे उन सब का यूज है जहां आप बहुत बोर हुए थे। ले लिया इसने फुल एलिमिनेशन, जितना एल्काइल हैलाइड पड़ा था उसमें 50% है, जितना सर एल्काइल हैलाइड में पड़ा था उसका 50% कॉन्सेप्ट यूज कर लिया।
हाँ मतलब वही है कि यूज हो जाएगा। अभी तो हम उतना डेप्थ नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज वो 100% यूज हो जाएगा, लेकिन नीट में उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, अपने से ही काम चल जाएगा, कर लो बहुत है। अब एक और चीज है बच्चे, इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये है। एक ही में विलियमसन सिंथेसिस होगी, मतलब जरा समझो। सोडियम एल्कोक्साइड ये हो गया और एल्काइल हैलाइड ये हो गया। इसी मॉलिक्यूल का ये जो सोडियम है इसके क्लोरीन को हटा देगा, मतलब क्या आएगा? ये आपने अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इससे पहले नहीं बताया था शायद मैंने। ये इस तरह से, ये भी विलियमसन सिंथेसिस से ईथर ही है। ऐसे बना दो। तो जब भी कभी इंट्रामॉलिक्यूलर होगा बच्चे तो ये साइक्लिक ईथर बनेगा। ये मोस्टली तब बनता है जब रिंग कितने का हो, 5 मेंबर, या फिर उससे पहले नहीं होता, क्योंकि उससे पहले एंगल स्ट्रेन आने लगेगा, है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए मोस्टली 5 मेंबर और 6 मेंबर रिएक्शन, 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेफर्ड तो 6 मेंबर्ड होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो हालांकि इस मैकेनिज्म का यूज बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ किसी एक क्वेश्चन में आके ना फंसा देता है, समझ नहीं आता ये रिंग कैसे बना। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर विलियमसन सिंथेसिस है। उसी मॉलिक्यूल का आधा मोल वर्क कर रहा है सोडियम एल्कोक्साइड की तरह, बेस का काम करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और उसी का आधा मोल सबस्ट्रेट का काम करेगा जो क्लोरीन हटाएगा। NaCl यहाँ से हट जाएगा और O वहां से, ऐसे देखो यहाँ से क्लोरीन माइनस बन के निकलेगा, यहाँ प्लस छोड़ेगा और ये माइनस प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर विलियमसन सिंथेसिस है बच्चों, जो कि ज्यादा यूज होता है। अब कल छुट्टी है या नहीं है फिर? नहीं, मुझे नहीं लगता कल छुट्टी है। मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब छुट्टी नहीं है। मतलब वो ये सेवैयां खा के बैठ जाना, और है ना। मैं कहाँ से भैया सर, यहाँ तो कल तो कन्या बरुआ कराने हैं। क्या करना है? कन्या बरुआ। अरे नहीं, कन्या बनने वाला तो खत्म हो गया ना सिस्टम। नहीं, इसे कन्या हवन नहीं होता है। ईद में कहाँ हवन होता है यार? नहीं सर, कल पूर्णिमा भी तो है शायद। अच्छा, वाल्मीकि जयंती तो शायद परसों है। नहीं, ये वो सर जो नवदुर्गा वाला होता है हवन। वो तो यार हमारे यहाँ निपट चुका। वो सर अभी हमारे यहाँ नहीं हुआ ना, वो कल होगा। अच्छा चलो, कल होगा तो करना क्या है, बायो ही तो पढ़ लेना। वो तो सर सिलेबस खत्म हो चुका है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इंसर्शन रिएक्शन। तो ये कार्बीन्स का एडिशन है, इंसर्ट हो जाता है कार्बन। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा और इसके क्वेश्चन में, ठीक है सर। इसके बाद हमें 1-2 क्लास मिल जाएंगी ना क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। और अब उतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा जितना इनिशियली लगता था ऑर्गेनिक। थोड़ा सा इजी होना चाहिए अगर आप रिवाइज करके रखोगे तब। अगर आप नहीं रिवाइज करके रखोगे बच्चे तो कुछ नहीं है।